दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अपनी संवाद सेतु पुस्तक का अंतिम अध्याय यानी 10वां अध्याय रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, संदर्भ ग्रंथ की महत्ता। इस पाठ का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार से यानी कि जो हिंदी साहित्य में विभिन्न विधाओं का विकास हुआ, जैसे कहानी की बात करें, उपन्यास की बात करें, नाटक की बात करें, जैसे काव्य की बात कर लें, उसी तरह से जैसे कि पत्र की बात करें, विभिन्न जो विधाएं हैं उन विधाओं का जैसे विकास हुआ, उन विधाओं में रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत आदि भी कुछ शैलियाँ प्रचलित हुई, आदि भी कुछ जो विधाएं हैं वो विधाएं प्रचलित हुई और उन्हीं के बारे में यहाँ पर चित्रण किया गया है। जैसे रिपोर्टाज के बारे में पढ़ेंगे, डायरी के बारे में पढ़ेंगे, और वहीं पर यात्रा वृत्त के बारे में हम अध्ययन करेंगे और जो संदर्भ ग्रंथ हैं उनकी क्या महत्वता है, उनकी क्या महत्ता है, हमारे जीवन में उनका महत्व क्या है, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। ये जो पाठ है, इस पाठ में कुछ प्रश्न पूछे गए थे बोर्ड की एग्जाम में, जिन पर हम बातचीत करें। और वो जो प्रश्न था, जैसे कि 2019 में प्रश्न पूछा गया था कि रिपोर्टाज क्या है, रिपोर्टाज की विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न पूछा गया था 2019 में। वहीं पर इसी पाठ में से दूसरा प्रश्न भी पूछा गया था कि साहित्य में डायरी लेखन का क्या महत्व है, डायरी प्रकाशन की प्रमुख पत्रिकाओं का नाम लिखिए। ये प्रश्न पूछा गया था, यानी कि ये दोनों ही जो प्रश्न हैं ये 2019 में पूछे गए थे। हम आज के इस टॉपिक में जैसे जैसे हम बातचीत करते चलेंगे, वैसे ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर भी हमारे सामने प्रस्तुत होता चलेगा, या इनका जो उत्तर है वो भी स्पष्ट होता चला जाएगा। और उसी क्रम में जो प्रश्न जैसे कि 2020 में भी जैसे पूछे गए थे, उनमें भी, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और 2020 में बोर्ड की परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया था इस पाठ से, वो था कि रिपोर्टाज एवं यात्रा वृत्तांत के अंतर को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न पूछा गया था। वहीं दूसरा जो प्रश्न था वो था कि डायरी लेखन को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व को समझाइए। यानी ये दोनों ही प्रश्न 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे। तो हम बात करते हैं आज इस बिंदु के बारे में, टॉपिक के बारे में, और जिसमें यानी कि विभिन्न विधाओं के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। जैसे रिपोर्टाज है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिपोर्टाज के बारे में। तो देखिए, रिपोर्टाज हिंदी खड़ी बोली के साथ ही अनेक नई विधाओं का जन्म हुआ। इनमें रिपोर्टाज भी एक महत्वपूर्ण किंतु आवश्यक विधा के रूप में हिंदी साहित्य में उभर रही है। इस रचना विधा का प्रादुर्भाव सन 1936 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जो अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का संशोधित रूप है। जब हम किसी घटना का आंखों देखा वर्णन करते हैं तो उसे रिपोर्ट कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर बात चल रही है रिपोर्टाज विधा के बारे में। और ये जो विधा है, इस विधा का यानी कि नई विधा है, और अपनी जो हिंदी भाषा है यानी खड़ी बोली है, यानी कि उसमें इस विधा का विकास हुआ और ये एक महत्वपूर्ण विधा हमारे सामने उभर कर करके आई है। यहाँ पर जो बात बताई गई, सबसे पहली बात तो इसमें ये बताई कि इस विधा का जो जन्म है, जो प्रादुर्भाव है, वो 1938 के आसपास दूसरा जो महायुद्ध था उस समय हुआ था। बात यहाँ पर आती है कि इस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो यानी कि जो रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है, जो अंग्रेजी जो शब्द है रिपोर्ट, उसी का ही संशोधित रूप है ये। यानी रिपोर्ट से ही जो रिपोर्टाज शब्द है वो बना है। और इसमें मूल जो बात है वो बात क्या, यानी कि रिपोर्ट को अगर परिभाषित करें
तो रिपोर्ट को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जब हम किसी घटना का आंखों देखा वर्णन करते हैं तो उसे रिपोर्टाज नहीं बल्कि रिपोर्ट कहा जाता है। जब हम किसी घटना का आंखों देखा वर्णन करते हैं तो उसे रिपोर्ट कहा जाता है। उसी क्रम में आगे देखिए, रिपोर्ट में तथ्यों का लेखा जोखा मात्र रहता है। आज सामान्यतः पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टाज का महत्व अधिक है। यदि हम देखें तो स्पष्ट होता है कि रिपोर्ट और रिपोर्टाज में क्षीण अंतर ये भी होता है कि रिपोर्ट में एक प्रकार की नीरसता होती है, इसमें कलात्मक अभिव्यक्ति का अभाव होता है, जबकि रिपोर्टाज में सरसता होती है, इसकी शैली प्रभावी होती है। रिपोर्ट की अपेक्षा रिपोर्टाज में घटना का रेखा चित्र की शैली में अंकन होता है। जिस रचना में वर्ण्य विषय का आंखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक की हृदयतंत्री के तार झंकृत हो उठें और वह उसे भूल न सके, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो बात आई यानी कि एक तो रिपोर्ट की बात आई, जो रिपोर्ट है वो तो क्या है कि आंखों देखा जो घटनाक्रम है उसका चित्रण होता है। वहीं पर बात आती है यानी कि रिपोर्टाज। तो रिपोर्ट और रिपोर्टाज में अंतर होता है, यहाँ ये प्रश्न भी बनता है कि रिपोर्ट और रिपोर्टाज में क्या अंतर है। तो उसी प्रश्न के उत्तर में यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो इस प्रकार से है कि जो रिपोर्ट और रिपोर्टाज है उसमें अगर अंतर की दृष्टि से देखा जाए तो रिपोर्ट तथ्यों का लेखा जोखा मात्र है, यानी उसमें घटना का आंखों देखा चित्रण होता है। वहीं पर उसमें नीरसता होती है। और जो रिपोर्टाज है उसमें जैसे सूचना का चित्रण तो होता ही होता है, वहीं पर इसमें कलात्मक अभिव्यक्ति भी होती है, जबकि जो रिपोर्ट है उसमें कलात्मक अभिव्यक्ति का अभाव होता है। रिपोर्टाज है उसमें सरसता होती है, इसकी जो शैली है वो भी प्रभावपूर्ण होती है। और वहीं पर जो रिपोर्ट की अपेक्षा यानी रिपोर्टाज की जो घटना है उसका यानी कि एक तरह से रेखा चित्र की शैली में अंकन होता है, यानी शब्दों का ऐसा तालमेल हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है कि संबंधित जो घटना है वो हमारे मानस पटल पर एक तरह से एक रेखा चित्र के रूप में यानी कि वो प्रस्तुत होती है। और जिस रचना में यहाँ पर परिभाषित किया गया है, किसको, रिपोर्टाज को परिभाषित किया गया, तो यहाँ पर इसको भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना है कि जिस रचना में वर्ण विषय का आंखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक की हृदयतंत्री के तार यानी कि पाठक का जो हृदय है वो झंकृत हो उठे, वो झूम उठे, वह एक तरह से मंत्रमुग्ध हो जाए, प्रभावित हो जाए और उस घटना को कभी भूले नहीं, उसी का नाम है रिपोर्टाज। ये बात यहाँ पर बताई गई है। उसी क्रम में आगे देखिए, जीवन की घटनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए रिपोर्टाज का जन्म हुआ है। वैसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूरोप के रचनाकारों ने इस विधा को जन्म दिया। ये रचनाकार विश्व युद्ध की सूचनाओं एवं घटनाओं की रिपोर्टें तैयार करते थे। इन्हें बाद में रिपोर्टाज कहा गया। इसमें संवेदनशीलता आवश्यक है, अर्थात रिपोर्टों को जब तथ्यात्मक नहीं बनाकर संवेदनात्मकता का पुट मिल जाता है तो वे रिपोर्टें रिपोर्टाज की श्रेणी में आ जाती हैं। कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जो रिपोर्टाज है उसको कलात्मक अभिव्यक्ति के साथ प्रस्तुत किया जाता है, सरसता के साथ उसको प्रस्तुत किया जाता है। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उस समय जो यूरोप के जो साहित्यकार थे यानी कि उनके माध्यम से तो इस विधा का जन्म हुआ। और ये लोग क्या करते थे कि जो विश्व युद्ध संबंधी जो सूचनाएं या जो घटनाएं हैं उनकी रिपोर्ट तैयार करते थे और उन घटनाओं को ही फिर आगे जाकर के रिपोर्टाज नाम से संबोधित किया गया। और यानी कि जैसे रिपोर्ट है, रिपोर्ट में संवेदनशीलता है, उसका प्रवेश कर जाना या आ जाना, तथ्यों से आगे जा कर के उसमें संवेदना का पुट देना, यही एक तरह से रिपोर्टाज की श्रेणी में आया। कहने का मतलब है रिपोर्ट से आगे की जो
कड़ी है या जो पड़ाव है वो रिपोर्टाज की श्रेणी में आता है, जिसमें सरसता होती है। उसी क्रम में आगे देखिए, आंखों देखी और कानों सुनी घटनाओं पर रिपोर्टाज रखा जा सकता है, कल्पना के आधार पर नहीं। लेकिन तथ्यों के वर्णन मात्र से रिपोर्टाज नहीं बना करता। रिपोर्ट भले ही बन जाए, घटना प्रधान होने के साथ ही रिपोर्टाज को कथा तत्व से भी युक्त होना चाहिए। यहाँ पर जो मूल बात बताई गई वो बात ये बताई गई कि जो जिस घटना को हमने अपनी आंखों से देखा है, सुना है, तो वो घटनाएं हैं, यानी कि उनको रिपोर्टाज की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन काल्पनिक जो घटनाएं हैं उनको रिपोर्टाज की श्रेणी में हम नहीं रख सकते। और वहीं पर यानी कि जो तथ्य हैं वो तथ्यों को अगर हम प्रस्तुत करें वो रिपोर्ट की श्रेणी में आ सकते हैं, परंतु रिपोर्टाज की श्रेणी में वो नहीं आ सकते। और वहाँ पर जो मूल बात आ रही वो है कि घटना प्रधान होने के साथ ही रिपोर्टाज को कथा तत्व से युक्त होना ही चाहिए। उसमें कथा तत्व का जो पुट है वो उसमें समाहित होना चाहिए। उसी क्रम में आगे जो बात कही गई है उसको देखिएगा कि जो रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार तथा कलाकार की दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। साथ ही उसके लिए आवश्यक होता है कि वह जनसाधारण के जीवन की सच्ची और सही जानकारी रखे और उत्सवों, मेलों, बाढ़ों, अकालों, युद्धों और महामारियों जैसे सुख दुख के क्षणों में जनता को निकट से देखे। तभी वह अखबारी रिपोर्टर और साहित्यिक रचनाकार की दृष्टि से जनजीवन का प्रभावोत्पादक चित्रण कर सकेगा। यहाँ पर जो मूल बात बताई गई है वो बात ये है कि जो पत्रकार है या जो रचनाकार है उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, या फिर यूँ कहें कि उसको दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। वह एक तरफ तो यानी कि जनजीवन से जुड़ी ही जो सच्ची जो कहानी है या घटनाएं हैं उनका चित्रण करे, वहीं पर जैसे उत्सव है, मेले हैं, बाढ़, अकाल, युद्ध, महामारी जैसे भी सुख दुख के जो क्षण हैं उनको जनता के साथ रह करके बहुत ही निकटता से उनको देखे। और तभी जा करके यानी कि ये जो अखबारी जो रिपोर्टर हैं और साहित्यिक जो रचनाकार हैं उनकी दृष्टि से यानी कि एक तरह से जनजीवन का जो बहुत ही सुंदर ढंग से प्रभावपूर्ण तरीके से अगर चित्रण किया जाए तब जा करके यानी कि वो घटना जो है वो रिपोर्ट से आगे का जो सोपान रिपोर्टाज उसका स्वरूप ग्रहण कर पाती हैं। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है रिपोर्टाज को लेकर के, इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि आचार्य उमेश शास्त्री ने रिपोर्टाज की निम्नलिखित विशेषताओं को इंगित किया। तो यहाँ पर प्रश्न ये ऐसे पूछ सकता है अपने को कि आचार्य उमेश शास्त्री ने रिपोर्टाज की किन किन विशेषताओं का चित्रण किया है, ये प्रश्न बनता है। तो देखिएगा इसमें पहली जो बात यहाँ पर बताई गई कि आचार्य उमेश शास्त्री ने रिपोर्टाज की निम्नलिखित विशेषताओं को इंगित किया है। रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ साथ भाव प्रवणता भी रहती है। रिपोर्टाज का स्वरूप कलात्मक होता है। लेखक यथार्थ विषय को कल्पना के माध्यम से साहित्यिक परिवेश में प्रस्तुत करता है। रिपोर्टाज में मुख्यतः घटना होती है। घटना का काल्पनिक अथवा यथार्थपरक होना लेखक पर निर्भर करता है। घटना को कथात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस विधा की कोई सीमा नहीं होती। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जैसे पहली जो बात है वो तो बताई कि तथ्य प्रस्तुत करने के साथ साथ उसमें भाव प्रवणता भी जरूरी है, यानी कि भावात्मकता होनी जरूरी है, उसमें संवेदनात्मकता होनी जरूरी है। दूसरी बात यह है कि इसका जो स्वरूप है वो कलापूर्ण होता है और जो यथार्थ विषय है अगर उसको वो कल्पना के माध्यम से भी प्रस्तुत करे तो वो साहित्यिक परिवेश में प्रस्तुत करता है। आगे वाली जो बात इसमें बताई गई है कि वो मुख्य जो घटना है उस घटना का काल्पनिक या फिर यथार्थपरक होना ये एक तरह से रचनाकार पर ही निर्भर करता है, परंतु घटना को वो कथात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। और इस विधा की
एक तरह से कोई सीमा नहीं होती, यानी कि रचना के आधार पर ये बड़ी भी हो सकती है, लेखन की दृष्टि से ये बड़ी भी हो सकती है। उसी क्रम में आगे जो ये विशेषताएं बताई गई हैं उनको देखिएगा। रिपोर्टाज में बाह्य स्वरूप की भांति अधिक और आंतरिक स्वरूप की कम होती है। जनजीवन की प्रभावकारी परिस्थिति का चित्रण होने के साथ ऐतिहासिकता के लिए प्रमाण भी अपेक्षित है। रिपोर्टाज लेखक का उद्देश्य वस्तुगत तथ्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करने का होता है। रिपोर्टाज लेखक साहित्यिक लेखनी को हाथ में लेकर जागरूक बौद्धिकता के साथ यथार्थ जगत के लिए संपर्क किए रहता है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों जो मूल बात आ रही है वो मूल बात ये है कि रिपोर्टाज का जो बाह्य स्वरूप की जो अभिव्यक्ति है वो तो ज़्यादा होती है और आंतरिक जो स्वरूप है उसकी कम होती है। कहने का मतलब है कि बाहरी जो भौतिकता की दृष्टि से जो घटनाएं हैं उनका चित्रण अधिक होता है। और वहीं पर आगे वाली जो बात इसमें बताई गई वो ये बताई गई कि जो जनजीवन की जो प्रभावशीलता है उसका चित्रण करने के साथ साथ जो ऐतिहासिक जो प्रमाण हैं उनको भी वो प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। और इसका जो मूल उद्देश्य है वो है एक तरह से वस्तुगत जो तथ्य हैं, विशेष जो या मुख्य जो तथ्य हैं उनको बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने का उसका उद्देश्य होता है। और रिपोर्टाज जो लेखक है वो साहित्यिक शैली में एक तरह से जागरूक व्यक्ति होकर के और अपनी बौद्धिकता के साथ साथ यथार्थ जगत से भी वह संपर्क किए रहता है। कहने का मतलब है कि वास्तविक तथ्यों को वो प्रस्तुत करता है। उसी क्रम में आगे देखिए। रिपोर्टाज के प्रति समाज की आस्था एवं विश्वास भी अपेक्षित है। रिपोर्टाज का प्रभाव सीमित होता है, समसामयिक विषय और घटनाओं पर आधारित होने के कारण सार्वजनीन प्रभाव नहीं रहता। लेखक का दृष्टिकोण मनोविश्लेषणात्मक होना चाहिए। लेखक की संवेदनशीलता के कारण पाठक की रुचि को बढ़ाना नैसर्गिक है। भाषा में सरलता, सहजता, सुबोधता, सजीवता एवं सरसता का होना आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पर जो बात कही गई है वो बात ये कही गई कि जैसे रिपोर्टाज है उसमें एक तरह से जो समाज की जो आस्था और विश्वास है वो बनी रहनी चाहिए। वहीं पर रिपोर्टाज का जो प्रभाव है वो सीमित होता है क्योंकि वह एक क्षेत्र विशेष में रहता है और जो समसामयिक जो विषय और जो घटनाएं हैं उन पर आधारित होने के कारण वह सार्वजनिक विषय भी नहीं हो सकता। वहीं जो बात कही गई है इसमें वो ये बात कही गई कि जो लेखक का दृष्टिकोण है वो मनोविश्लेषणात्मक होना चाहिए, यानी लोगों की मनस्थिति को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। या व्यक्ति विशेष के संदर्भ में अगर मान लीजिए रिपोर्टाज लिखा गया है तो वहाँ पर उसका एक तरह से मनोवैज्ञानिक अध्ययन है वो जरूरी होता है। और लेखक की जो संवेदनशीलता के कारण जो पाठक है उस पाठक की जो रुचि बढ़ाना वो भी एक तरह से नैसर्गिक होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए। रिपोर्टाज की जो भाषा है वो सरल, सहज, सुबोध, सजीव और सरस होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी जो बातें थी ये बातें आचार्य उमेश शास्त्री के द्वारा प्रस्तुत की गई, यानी रिपोर्टाज की विशेषताओं के बारे में आचार्य उमेश शास्त्री ने ये विशेषताएं प्रस्तुत की हैं, इसलिए इन पर हमें ध्यान रखना है, गौर करना है। उसी क्रम में आगे देखिए। रिपोर्ट एवं रिपोर्टाज दोनों ही एक विधा के अंग होते हुए अंतर लिए हुए हैं। रिपोर्ट साहित्यिक विधा नहीं, रिपोर्टाज साहित्यिक विधा है। रिपोर्ट में केवल आंखों देखा हाल होता है, यथा स्थिति का वर्णन मात्र होता है, जबकि रिपोर्टाज कलात्मकता के साथ घटना को भावपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। कतिपय समीक्षक इसे स्वतंत्र विधा ने मानकर कहानी, निबंध, रेखाचित्र अथवा यात्रावृत्त में समाविष्ट करने की चेष्टा करते हैं। ये किसी भी विधा के अंतर्गत नहीं आती,
क्योंकि सभी विधाओं से मूल तत्वों के कारण स्वतंत्र विधा है। निबंध किसी विषय की विवेचना मात्र प्रस्तुत करता है, जबकि रिपोर्ट में अपनी ओर से विवेचन अथवा मंतव्य प्रकट नहीं किया जा सकता। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर रिपोर्ट और रिपोर्टाज में अंतर को स्पष्ट करते हुए ही बताया गया है कि जो रिपोर्ट है वो साहित्यिक विधा नहीं होती, जबकि रिपोर्टाज साहित्यिक विधा होती है। रिपोर्ट में आंखों देखा जो हाल है, घटना है, उसका चित्रण होता है, जबकि रिपोर्टाज है उसमें कलात्मकता के साथ जो घटना है उसको बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण शैली में प्रस्तुत किया जाता है। बहुत सारे जो समीक्षक हैं वो भी यानी उनका भी ये मानना है कि जो रिपोर्टाज है वो स्वतंत्र विधा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि यहाँ पर जैसे कि कहानी, निबंध, रेखा चित्र या यात्रावृत्त हैं, वो जो लोग इसके पक्ष में नहीं है वो उनको इन विधाओं में ही यानी कि समाहित करने का प्रयास करते हैं, और ऐसा माना गया है कि ये किसी भी यानी कि जो ये उपयुक्त जो विधाएं हैं इन्हीं का ही कोई अंश मात्र है। जबकि यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई, और वो बात ये है कि ये जो विधा है, कहने का मतलब रिपोर्टाज है, ये किसी भी विधा में समाविष्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि सभी विधाओं का मूल तत्व के कारण ये स्वतंत्र विधा है। वहीं पर जैसे कि जो निबंध और रिपोर्टाज है उसके अंतर की अगर बात करें तो भी यहाँ पर स्पष्ट होती है कि निबंध है वो किसी विषय का विवेचन मात्र प्रस्तुत करता है, और जो रिपोर्टाज है वो अपनी ओर से विवेचना अथवा मंतव्य प्रकट नहीं करता, बल्कि उसको मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करता है। उसी क्रम में आगे देखिएगा, इसी प्रकार कहानी और रिपोर्टाज में भी भारी अंतर है। कहानी की घटनाएं ऐतिहासिक अथवा काल्पनिक होती हैं। इस विधा में तथ्यात्मक घटनाओं का वर्णन रहता है। रिपोर्टाज में समसामयिक घटना तथा उसकी ऊपरी सतह का ही अंकन होता है। यात्रावर्त से भी इसका कोई संबंध नहीं है। यह अपने आप में पूर्णतः मौलिक विधा है। यहाँ पर जो मूल बात आ रही है वो है कि भाई रिपोर्टाज है वो स्वतंत्र विधा है। तो स्वतंत्र विधा में यानी कि यहाँ पर जैसे निबंध से इसकी तुलना कर ली गई, अब यहाँ पर तुलना जो की गई है वो कहानी से तुलना की गई है कि भाई जो कहानी है वो तो क्या है कि ऐतिहासिक आधार पर और काल्पनिक भी हो सकती है, जबकि इस विधा में तो तथ्यात्मक घटनाओं का साहित्यिक शैली में चित्रण किया जाता है। और वहीं पर जो समसामयिक जो घटना है और उन्हीं का एक तरह से अंकन होता है। ये यात्रावर्त जो विधा है उससे भी ये अलग है, क्योंकि यात्रावर्त जो है वो भी उससे संबंध नहीं रखती, और ये अपने आप में एक मौलिक विधा है, एक मूल विधा है, एक अलग विधा है। इस प्रकार से यहाँ पर इस संबंध में अर्थात रिपोर्टाज के संदर्भ में बात बताई गई है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा, रूसी साहित्यकारों ने इसका विशेष प्रचार प्रसार किया तथा इलिया एहरेनबुर्ग ने रिपोर्टाज के कुशल लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की। वास्तविक रूप में तो रिपोर्टाज का जन्म हिंदी में बहुत बाद में हुआ, लेकिन भारतेंदु युगीन साहित्य में इसकी कुछ विशेषताओं को देखा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप भारतेंदु ने स्वयं जनवरी 1877 की हरिश चंद्रिका में दिल्ली दरबार का वर्णन किया था। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर रिपोर्टाज के संदर्भ में जो बात कही गई वो ये है कि जो रूसी साहित्यकार हैं यानी कि उन्होंने विशेष रूप से इसका प्रचार प्रसार किया था, और एक साहित्यकार जिनका नाम है इलिया एहरेनबुर्ग, इन्होंने जो रिपोर्टाज की जो विधा थी उसको सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा दिलवाई। और वहीं पर इसका जो जन्म हिंदी जो साहित्य है उसमें तो भारतेंदु युग में यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में यानी कि विशेष रूप से देखा गया। और वहाँ पर उदाहरण देते हुए इसमें बताया कि जो भारतेंदु ने स्वयं ने जनवरी 1877 की उनकी जो पत्रिका थी हरिश्चंद्र चंद्रिका, उसमें दिल्ली दरबार का वर्णन किया था, और वो किसके रूप में, रिपोर्टाज के रूप में वर्णन किया, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। उसी क्रम में आगे देखिए,
जिसमें रिपोर्टाज की झलक देखी जा सकती है। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की सायास परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा जो रूपाब के दिसंबर 1938 के अंक में प्रकाशित हुआ से आरंभ हुई। इस रचना के प्रकाशन से अनेक पत्र पत्रिकाओं ने इस विधा को महत्व दिया। तत्कालीन साहित्यिक पत्र हंस में रिपोर्टाज साहित्य का प्रकाशन होने लगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात कही गई और एक अच्छा प्रश्न भी है कि सबसे प्रथम जो यानी कि रिपोर्टाज की शुरुआत अगर मानी जाए या पहला जो रिपोर्टाज अगर माना जाए तो वो किसका है? तो सबसे पहला जो रिपोर्टाज है वो शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा जो कि रूपाब पत्रिका थी, उसका जो दिसंबर 1938 का जो अंक निकला था उसमें वो प्रकाशित हुई और वहीं से यानी कि इस विधा की जो शुरुआत है वो मानी जाती है। और इस रचना के प्रकाशन से अनेक जो पत्र पत्रिकाएं हैं उन्होंने भी इस विधा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। और उसी समय जो साहित्यिक पत्र था हंस, तो हंस में भी यानी कि एक तरह से रिपोर्टाज साहित्य का प्रकाशन होने लग गया था। उसी क्रम में आगे देखिए, सने सने इस पत्र में समाचार और विचार शीर्षक से स्थायी स्तंभ हो गया और इस कॉलम में नए प्रयोगों के साथ रिपोर्टाज साहित्य छपने लगा। इन स्तंभों के अंतर्गत रिपोर्टाज प्रकाशित हुए। उनमें मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई ने आशातीत सफलता प्राप्त की। रिपोर्टाज के विषय अकाल की काली छाया, बाढ़ के विनाशकारी दृश्य, अग्निकांड में झुलसती जिंदगी, दुर्घटनाओं में सिसकती जिंदगी, अट्टालिकाओं के नीचे टूटती हुई जिंदगी, सिसकते हुए श्वास, रौंदी हुई चेतना आदि शीर्षक हैं। ऐसे रोमांचकारी यथातथ्य वर्णन से पाठकगण अत्यंत प्रभावित हुआ और इस विधा के प्रति सहज रूप से आकर्षण बढ़ा। तो दोस्तों, इस विधा के संदर्भ में यानी कि रिपोर्टाज के संदर्भ में बताते हुए आगे कहा कि जो धीरे धीरे जैसे समाचार और विचार शीर्षक से एक कोई स्थायी स्तंभ हो गया था। कहने का मतलब है कि इसके माध्यम से रचनाएं छपने लगी और ये जो कॉलम था इस कॉलम में ही यानी कि रिपोर्टाज साहित्य है वो छापा जाने लगा। वहीं पर इसमें ये बताया कि इस स्तंभ में जैसे कि जो नए प्रयोगों के साथ रिपोर्टाज है वो आया, उनमें था जैसे मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई और इसने बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त की थी। वहीं पर रिपोर्टाज के और भी विषय थे कि अकाल की काली छाया, बाढ़ की विनाशकारी दृश्य, अग्निकांड में झुलसती जिंदगी, दुर्घटनाओं में सिसकती जिंदगी, अट्टालिकाओं के नीचे टूटती हुई जिंदगी, सिसकते हुए श्वास, रौंदी हुई चेतना। ये बहुत सारे शीर्षक थे जिनके विभिन्न शीर्षकों के नाम से या विभिन्न शीर्षकों की जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित हुई और इनसे बहुत ज़्यादा जो पाठक है वो प्रभावित हुआ और इस विधा के प्रति उसका आकर्षण बढ़ने लगा। उसी क्रम में देखिए, बंगाल के दुर्भिक्ष तथा महामारी के संदर्भ में रांगे राघव द्वारा लिखित विशाल भारत रिपोर्टाज अपनी मार्मिक अभिव्यंजना के कारण बहुत चर्चित हुआ। अकालग्रस्त क्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने पूंजीपतियों, व्यापारियों तथा मुनाफाखोरों के अमानवीय कृत्यों और भूख से बिलबिलाते नरकंकालों पर जो मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज लिखे वे आगे चलकर तूफानों के बीच में संकलित प्रकाशित हुए। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात बताई गई है वो बताई कि जो बंगाल का जो अकाल था, दुर्भिक्ष अकाल और जो महामारी थी, उसके संदर्भ में रांगे राघव ने विशाल भारत रिपोर्टाज लिखा था जो बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ, प्रसिद्ध हुआ। और अकाल से ग्रस्त क्षेत्र में पहुंचने के बाद उन्होंने जो पूंजीपति, व्यापारी वर्ग, मुनाफाखोरों का जो बहुत ही बुरा बर्ताव था या अमानवीय जो कृत्य और भूख से जो तड़प रहे जो लोग थे, उन लोगों के मर्मस्पर्शी चित्रण को यानी कि रिपोर्टाज के रूप में लिखा और वही जो बातें, वो जो चीज़ें हैं वो तूफानों के बीच नामक जो शीर्षक था उसमें संकलित और प्रकाशित
हुआ था। तो उसी क्रम में हम आगे बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो मूल बात आगे बताने जा रहे हैं या मूल बात पर जो चर्चा हो रही है, वहाँ प्रश्न भी बनता है कि विभिन्न जो रिपोर्टर साहित्यकार हैं उनके नाम लिखिए, या कौन कौन से रिपोर्टर साहित्यकार प्रसिद्ध हैं, तो उनके बारे में यहीं पर बताया गया। देखिएगा कि हिंदी रिपोर्टर साहित्यकारों में शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रांगे राघव, उपेंद्र नाथ अस्क, राम नारायण उपाध्याय, बदंत आनंद कोसलैन, शिव सागर मिश्र, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, फणीश्वर नाथ रेणु, निर्मल वर्मा, विवेकी राय, कैलाश नारद, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, श्रीकांत वर्मा, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, शरद जोशी, गंगा प्रसाद शास्त्री एवं प्रभाकर माचवे आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। तो यानी कि विभिन्न जो रिपोर्टर साहित्यकार हैं उनके बारे में यहाँ पर बातचीत की है, जिनमें प्रमुख जो रहे हैं जैसे कि शिवदान सिंह चौहान की बात आ गई, प्रकाश चंद्र गुप्त की बात आ गई, रांगे राघव की बात आ गई, उपेंद्र नाथ अस्क की बात आई, राम नारायण उपाध्याय है, बदंत आनंद कोसलैन, शिव सागर मिश्र, कन्हैया लाल मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, फणीश्वर नाथ रेणु, निर्मल वर्मा, विवेकी राय, कैलाश नारद, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, श्रीकांत वर्मा, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, शरद जोशी, गंगा प्रसाद शास्त्री, प्रभाकर माचवे, यानी कि ये उल्लेखनीय नाम हमारे सामने आते हैं। आज के इस टॉपिक में प्यारे विद्यार्थियों हम इतना ही पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि ये जो विभिन्न रिपोर्टाज लेखक हैं इनके नाम थोड़े ध्यान में रखने, अगला हमें प्रश्न पूछ सकता है। और शेष जो भाग है उसका अध्ययन हम आगे वाले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना है, क्योंकि जैसे जैसे यानी कि ये अपना कोर्स आगे चलता जा रहा है, इसमें विभिन्न जो और विषय हैं, कहने का मतलब हिंदी से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं उनको शामिल किया जाएगा। धन्यवाद।